Yes, sir. Okay. So our today's topic is congestion control and quality of service. After TCP, we need to understand this. Both are the terms that is frequently used and frequently cared for. इसके विषय में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं. कितना भी डेटा नेटवर्किंग कर लिया जाए, अल्टीमेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंजेशन की कंजेशन नहीं हो, बिकॉज कि बहुत व्हेन वी आर डीलिंग विद नेटवर्क्स दे आर नॉट वेरी स्मॉल नेटवर्क. वो छोटे नेटवर्क नहीं होते, वो बड़े नेटवर्क होते हैं. एंड डेफिनेटली in a bigger network we are going to face bigger large amount of ट्रैफिक भी ज्यादा होगा. जितना बड़ा नेटवर्क होगा ट्रैफिक भी ज्यादा होगा. और साथ में अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा को लेके हम लोग काम करते हैं. वी डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड दोनों, फॉर एग्जांपल वी यूज मल्टीमीडिया, वी यूज टेक्स्ट, वी यूज ऑडियो, वी यूज वीडियो. सो हर डेटा का एंड इवन डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, किस तरह का एप्लीकेशन रिमोट प्रोसेस के साथ रिमोट एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इन दोनों को ख्याल में रखते हुए कि किस तरह का डेटा को के आधार पे सर्विस कैसा होना चाहिए, नेटवर्क का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे. एंड दीज टू टर्म, दैट इज कंजेशन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, आर रिलेटेड. कि अगर हम देखा जाए तो अगर किसी एक को इग्नोर कर दे, मतलब कंजेशन को अगर हम इग्नोर कर दे, वी कैन नॉट एश्योर ऑफ द क्वालिटी. एंड इवन इफ ही इग्नोर द क्वालिटी, वी कैन नॉट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन. तो हमको क्वालिटी भी देखना है एंड कंजेशन को भी देखना है. वी नीड बोथ ऑफ देम. एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज कॉल्ड data traffic. That is, in congestion and quality of service, there is a win-win situation. We cannot ignore anyone. दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. और अलग अलग एप्लीकेशंस पे अलग अलग तरह का ये इनका बिहेवियर हमें मिला के चलना होता है. The thing that we need to consider is called network traffic or data traffic. So when it is data traffic, so there are different types of traffic basically that we categorize as data traffic. एक होता है कि जब डेटा सेंड हो रहा है and it is maintaining a particular rate with respect to time, then that type of data, that is data rate, is called an average data rate. So average data rate is basically ये क्या है? It is equals to, that is total amount of data by total time taken. तो ये एक एवरेज डेटा हुआ. साथ में कभी कभी ऐसा जब नेटवर्क में जब डेटा ट्रांसफर होता है, देयर आर सम टाइम इन विच द डेटा स्पीड reaches its maximum value, that is it reaches the maximum value of the supporting bandwidth. जितना bandwidth है उसका maximum value को data rate टच कर जाता है. So in that case, that type of data rate is called the peak data rate. उसको peak data rate कहते हैं. peak data rate तब जब डेटा रेट अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच करता है. When data rate is touching its maximum value. और ऐसा कुछ समय होता है जहां पे डेटा रेट जो है अपने मैक्सिमम टाइम पे कितने समय तक वो रहता है, that is called the maximum burst size. That is the time कितने समय तक वो रहता है, the time it spends in the peak data rate, that is the burst size. तो maximum burst साइज जो है ये बेसिकली एक टाइम है. किसका? पीक डेटा रेट का. पीक डेटा रेट का कितने समय तक कोई डेटा का जो बर्स्ट है, दैट इज अचानक डेटा का जो रेट है वो अचानक किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को चला जाता है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. ये कितने समय तक डेटा, दैट इवेंट इज कॉल्ड डेटा बर्स्ट. उसको बर्स्ट भी कहते हैं, डेटा बर्स्ट भी कहते हैं. मतलब डेटा फूट के बढ़ रहा है और साथ में वो समय है, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम बर्स्ट साइज. कितने समय तक वो पीक वैल्यू पे रहता है. Suppose you are downloading a file and sometimes in your downloader you see that it is going to 200 kbps and sometimes again it drops down to 4 kbps or 10 kbps.
तो जब वो 200 kbps पे जंप किया, दैट इज द मैक्सिमम पिक, दैट इज डेटा रेट साइज, वो मैक्सिमम साइज कितने समय तक वो रहा, ये भी एक फैक्टर है जब हम लोग नेटवर्क का ट्रैफिक को समझने का बात आता है। बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क ट्रैफिक बिहेवियर इफ यू वांट टू कंट्रोल द कंजेशन। अगर कंजेशन को ठीक करना है और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस को अगर इम्प्रूव करना है, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द नेटवर्क ट्रैफिक। अब जब ये नेटवर्क ट्रैफिक है, ये 3 तरह का हो सकता है। पहला है कि कांस्टेंट बिट रेट के आधार पे, कांस्टेंट बिट रेट, दैट इज कि जब कोई डेटा रेट जो है एक पर्टिकुलर स्पीड को वो मेंटेन कर रहा है, दैट इज ओवर द elapsation of time, the speed is not changing, it is maintaining a constant bit rate, then that type of speed is called constant bit rate. इसमें हम ये ज्यादा रिलायबल होता है। In case of constant bit rate, we are having a reliable data communication. Why? Because we can estimate so much thing. हम लोग बहुत सारा एल्गोरिथम, बहुत सारा चीजों को इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क का बिहेवियर और ट्रैफिक का बिहेवियर हमें मोर और लेस पता है। सो इन दिस केस वी कैन इम्प्लीमेंट अवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो किसी भी नेटवर्क में वो कांस्टेंट बिट रेट पे करते। Very few networks offer you the constant bit rate because somewhere networks are connected to the other networks also, and they are loaded. The intermediate nodes, basically the routers and the servers, are getting loaded, and they connect different types of network. And so the constant bit rate is an ideal situation. होता है, but it हमेशा नहीं होता है। What happens, what we get, हमें जो मिलता है in reality, जो हम फेस करते हैं, that is called the variable bit rate. ये इसको कब कहेंगे वेरिएबल, कि डेटा जो है किसी एक समय बहुत स्मॉल वैल्यू पे है, फिर दूसरे समय पे वो एक हायर वैल्यू को चला गया, फिर किसी और स्मॉल वैल्यू पे चला गया। दैट इज द रेट ऑफ द डेटा इज चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे एक अलग वैल्यू है, यहाँ पे अलग वैल्यू है। इट इज नॉट गोइंग टू मैक्सिमम, नाइदर इट इज गोइंग टू द मिनिमम, बट इट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू फ्रीक्वेंटली। तो इस तरह का जो डेटा बिहेवियर, जब डेटा रेट का ऐसा चेंज होता है, देन इट बिकम्स वेरी difficult to formulate any algorithm to avoid congestion. Okay, so what we have is called the variable bit rate. That is, जो डेटा, जो नेटवर्क ट्रैफिक है, वो बहुत ही डायनामिक होता है, एंड we cannot change it. हम लोग इसको बदल नहीं सकते हैं। तो it depends, क्योंकि ये सबके जुड़े हुए स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। And that is why in variable bit rate, in different time we are having different speed. Next comes what is called the bursty data. Bursty, what do you mean by bursty? कि किसी एक समय डेटा एक पर्टिकुलर डेटा रेट एक पर्टिकुलर वैल्यू को जाता है, दूसरे एक समय द डेटा रेट गोज टू ए डिफरेंट बर्स्ट। तो डेटा दो बर्स्ट के बीच में जो है वो खाली समय रहता है। तो डेटा is getting pushed into the network in burst, मतलब in discrete event में एक डेटा को हम नेटवर्क में पुश करते हैं। किसी एक समय हम 200 kbps हम kb डेटा को हम पुश कर दिए, फिर हो सकता है 10 kb को पुश कर रहे हैं पर सेकेंड। तो अलग अलग बर्स्ट में डेटा अगर हम नेटवर्क में पुश कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड द बर्स्टी डेटा रेट। अब ये 3 तरह का ट्रैफिक है। ये तो खैर रिलायबल ट्रैफिक है, बट दिस टू आर वेरी मच अनरिलायबल, एंड वी नीड टू डिवाइस एन एल्गोरिथम। किसी तरह का कुछ ऐसा व्यवस्था होना पड़ेगा कि हमें तो पता नहीं है कि डेटा रेट कैसे चेंज करेगा, कैसे फ्रीक्वेंटली डायनामिकली चेंज करेगा। तो सम मेजर्स हैज टू बी टेकन कि दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस भी डिग्रेड नहीं करे। फॉर एग्जांपल कि हमें जो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं आए, या फिर अगर हम मेल भेज रहे हैं तो मेल भी प्रॉपर्ली, इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, क्वालिटी ऑफ सर्विस में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, या फिर डेटा फेलियर, ट्रांसमिशन फेलियर भी नहीं होना चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो किसी भी में हम किसी भी तरह का सर्विस, किसी भी तरह का मेल भेज रहे हैं, या फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, या फिर ऑडियो कर रहे हैं, ऑडियो में वॉइस ओवर आईपी में हम बात कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। एंड फॉर दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट सम एल्गोरिथम्स टू अवॉइड द कंजेशन। क्योंकि जब भी कंजेशन होगा तो कंजेशन इज बेसिकली व्हाट, तब ये डेटा रेट जो है ये फॉल करेगा, और हमारा जो क्वालिटी है, दैट इज कम्युनिकेशन का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड करेगा, एंड दैट व्हिच नो वन वांट्स, हमें नहीं चाहिए वो चीज। एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड
दैट इज कॉल्ड कि हमें कैसे अनप्रेडिक्टेबल जो वर्सिटी जो है जिसमें हमको पता नहीं है कि कब डेटा का वैल्यू किस वैल्यू को पहुंचेगा, और कभी कभी जहाँ पे डेटा रेट जो है वेरी कर रहा है, इन इन ऑल दिस सिचुएशन हमें ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हम कैसे पूरा ट्रैफिक को, पूरे कम्युनिकेशन को हम बैलेंस करें। कंजेशन, व्हाट इज कंजेशन? अब ये है कि कंजेशन क्या है और ये कहाँ होता है। कंजेशन इन ए नेटवर्क में ऑकर इफ द लोड ऑन द नेटवर्क और द नंबर ऑफ पैकेट्स सेंट टू द नेटवर्क इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी। मतलब जितना नेटवर्क का कैपेसिटी है, जितना वो संभाल सकता है। नेटवर्क कैपेसिटी मतलब नेटवर्क को जोड़ता कौन है? तो राउटर्स जोड़ते हैं। तो राउटर की कैपेसिटी बेसिकली ऑफ द नेटवर्क, द नंबर ऑफ पैकेट्स नेटवर्क कैन हैंडल। तो दो नेटवर्क को जोड़ने वाला जो राउटर है उसमें क्यूज बने हुए होते हैं। इनपुट, हर इंटरफेस, राउटर में अगर 3 इंटरफेस है, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, अलग अलग इंटरफेस बना हुआ है, तो हर इथरनेट के साथ एक इनपुट क्यू एंड आउटपुट क्यू एसोसिएटेड विद एवरी इथरनेट पोर्ट और द इंटरफेस ऑफ द राउटर कनेक्टिंग टू डिफरेंट नेटवर्क्स। सो अगर क्यू से ज्यादा, जितना वो हैंडल कर सके, जितना उसके पास जगह है पैकेट्स को रखने का, उससे ज्यादा अगर आता है, इन दैट केस द राउटर ड्रॉप्स द पैकेट। तो कंजेशन होता क्यों है? हम अगर लेमन की भाषा में कहें कि जहां भी पैकेट्स का वेटिंग होता है, जहां भी किसी भी चीज का वेटिंग हो जाता है, वहीं पे जाम लगता है। अगर हम रास्ते में जाए, किसी चौक पे अगर मुझे रुकना पड़ गया, तो इफ एनी पैकेट वेट्स फॉर देयर प्रोसेसिंग, अगर उसको रिसोर्स पाने में, दैट इज द राउटर्स का जो रिसोर्स है, दैट इज मेमोरी है, प्रोसेसिंग है, ये रिसोर्स उसको पाने में अगर उसको टाइम लग गया, दैट इज इफ इट इज इन वेटिंग मोड, डेफिनेटली द कंजेशन विल हैपन। फॉर एग्जांपल, अगर हम रास्ते में जाते हैं तो किसी 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 बाइक या किसी गाड़ी के पीछे खड़े रहते हैं, तो मेरे सामने वाला गाड़ी जिस रोड को, दैट इज द रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, तो हम हॉर्न लगाते हैं ताकि हम अगले वाले रिसोर्स तक पहुंच सके, कि वो अपना रिसोर्स को खाली करे और हम उस रिसोर्स को एक्सेस कर सके। तो उसी तरह से पैकेट्स भी जब पहुंचते हैं राउटर के पास इनपुट क्यू में, तो वो चाहते हैं कि दे वांट टू बी प्रोसेस्ड, दे आर टू बी प्रोसेस्ड, बट इफ दे आर इन वेटिंग पीरियड बिकॉज द पैकेट्स रीच्ड बिफोरहैंड, उनसे पहले जो पैकेट्स पहुंचे थे, इफ दे आर इन प्रोसेसिंग, देन एक सिचुएशन ऑफ कंजेशन, जो ट्रैफिक जाम है, वो डेटा ट्रैफिक का जो जाम है वो क्रिएट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड कंजेशन। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें वी नीड टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अब है कि ये कंजेशन होता क्यों है? ऐसा तब होता है कि अगर पैकेट अराइवल का जो रेट है, इफ इट इज ग्रेटर देन पैकेट डिपार्चर रेट, पैकेट arrival rate is greater than packet departure rate। मतलब राउटर के इंटरफेस में पैकेट आ रहा है, दूसरे इंटरफेस से वो पैकेट निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये इंटरफेस S0 है और ये इंटरफेस S1 है और ये मेरा इंटरफेस S2 है, तो ये थर्ड इंटरफेस पैकेट अगर फर्स्ट इंटरफेस से आया और थर्ड इंटरफेस से पैकेट निकलने वाला है, इन बिटवीन द राउटर हैज टू प्रोसेस, एज लॉन्ग एज इट इज प्रोसेसिंग द पैकेट हैज टू वेट। तो ये जो अराइवल रेट जितना तेजी से आ रहा है और जितने जल्दी जा रहा है, अगर आने का स्पीड ज्यादा है और निकलने का स्पीड कम है, तब भी जो है पैकेट जो है वेटिंग मोड में रहेगा। ऐसा कब हो सकता है? कि जब बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट किया हुआ है, बहुत सारे नेटवर्क का वो इनकमिंग पैकेट को प्रोसेस कर रहा है। दूसरा कि व्हेन, ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन द पैकेट दैट इज डिपार्चर रेट is less than packet प्रोसेसिंग रेट। तो ये पैकेट डिपार्चर रेट हमारा स्लो कब हो सकता है? ये अगर ज्यादा होता तो शायद मेरा वेटिंग नहीं होता, जितने तेजी से आ रहा है उससे तेजी से उससे ज्यादा स्पीड से निकल रहा है। लेकिन पैकेट को हम डिप्लॉय या डिपार्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि राउटर का प्रोसेसिंग अगर स्लो हो जाए। तो समवेयर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर ये ऐसा अगर दो केस होता है, तब हम कहेंगे कि कंजेशन हैपेंड। कंजेशन कहेंगे हुआ। इसका मतलब पैकेट्स को क्यूज में, राउटर्स के जो इंटर नेटवर्क के जो बीच के जो नोड्स हैं, जो नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, उस नोड्स पे जाके पैकेट्स को होल्ड करना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, टू गेट देमसेल्फ प्रोसेस्ड।
अनलेस अनटिल दे प्रोसेस। और अगर क्यू ओवरफ्लो करेगा कि बहुत ज्यादा अराइवल रेट अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, डिपार्चर रेट बहुत कम हो जाता है, then definitely the router will drop the packet and it will create a retransmission for the packet कि उसी पैकेट को फिर से retransmit कीजिए and that retransmission in turn will create more congestion. So ये कहीं ना कहीं हमको इस पे एक रोक लगाना पड़ेगा because it goes to a vicious cycle. एक साइकिल में ये कन्वर्ट हो जाता है, एक खतरनाक साइकिल में कि पूरे नेटवर्क को वो बैठा सकता है। and for that we need to prevent the congestion को हमें रोकना पड़ेगा। What are the factors that is related to congestion? Congestion अगर होता है तो क्या-क्या फैक्टर्स कंजेशन से रिलेटेड है और उसके किस-किस नेटवर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर है, इट इज कॉल्ड डिले। सो जब भी पैकेट्स जब आते हैं, दैट इज जब राउटर्स के पास पैकेट्स आते हैं तो डिले जो है वो इनिशियली जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। सो डिले इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, मतलब अगर किसी एक पैकेट को डिले हुआ तो अगले पैकेट को उससे डबल डिले उसके बाद उसको चौगुना डिले होने वाला है। सो डिले इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली and whenever the load, that is the maximum, the load that is given on the network or on the router, it reaches its maximum, packets are discarded। जैसे ही किसी राउटर पे लोड पहुंचता है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचता है, पैकेट जो है वो रीट्रांसमिशन में चले जाता है, पैकेट्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उसी पैकेट को फिर रीट्रांसमिशन के लिए आस्क किया जाता है, दैट इज राउटर और द नेटवर्क लेयर आस्क फॉर द रीट्रांसमिशन। तो जैसे रीट्रांसमिशन होगा इट विल लीड टू कंजेशन, मतलब जो पैकेट भेजा जा चुका है उसी पैकेट को हम फिर से मांग रहे हैं, जबकि उससे पीछे जो पैकेट्स है वो लोग ऑलरेडी नेटवर्क में हैं। तो डिले जो है वो more or less it increases the congestion exponentially just by asking for retransmission, asking for retransmission, क्योंकि वो बार बार उसी ट्रांसमिशन को वो मांग रहा है। दूसरा है कि थ्रूपुट। व्हाट इज थ्रूपुट? थ्रूपुट इज द amount of the number of packets or the amount of data that is passing through a network per unit time। किसी एक पर्टिकुलर टाइम में नेटवर्क कितना डेटा को पास करा सकता है, that is the throughput of the network। तो ये थ्रूपुट इनिशियली जब हम एक नेटवर्क जब स्टार्ट किए, इनिशियली ये थ्रूपुट क्या होता है, ये बढ़ता है। मतलब अब नेटवर्क पे हम 2 पैकेट जा रहा है, 3 पैकेट जा रहा है, तो अभी 3 पैकेट को प्रोसेस कर पा रहा है, अगले सेकंड में वो 4 पैकेट को प्रोसेस कर पा रहा है। इनिशियली द थ्रूपुट इंक्रीजेस, थ्रूपुट जो है इनिशियली वो बढ़ता है, बट एट अ पर्टिकुलर टाइम जब जो कैपेसिटी है नेटवर्क का जब वहां तक वो पहुंच जाता है, व्हेन इट रीचेस इट्स मैक्सिमम, देन कंजेशन स्टार्ट्स। वहां पे नेटवर्क में जो जाम है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। The congestion starts and there the throughput जो है, क्योंकि फर्दर और पैकेट को वो ले नहीं सकता बिकॉज इन द नेटवर्क वो और फर्दर पैकेट को ले नहीं पा रहा है। तो इन दैट केस द टोटल जो अवेलेबल पैकेट्स है वो दैट इज द टोटल पैकेट्स पासिंग पर यूनिट टाइम वो घट जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे पैकेट्स को जब नेटवर्क का कैपेसिटी फुल हो जाता है, शुरू में तो थ्रूपुट बहुत अच्छा मिलता है। इफ यू रन ए नेटवर्क सिनेरियो इन ए सिमुलेटर, नेटवर्क किसी सिमुलेटर में अगर किसी नेटवर्क सिनेरियो को रन कराते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क कि शुरू में तो थ्रूपुट बढ़ता है बिकॉज देयर इज नो पैकेट इन द नेटवर्क। लेकिन जैसे पैकेट्स भरते चले जाते हैं और मेरा क्यूज एंड बफर्स ऑफ द राउटर वो भरते चले जाते हैं एंड दे कम इनटू द क्यू फॉर बीइंग प्रोसेस्ड, वैसे नेटवर्क में कंजेशन की तरफ वो नेटवर्क बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट जब नेटवर्क का जो कैपेसिटी है जितना वो मैक्सिमम पैकेट्स को संभाल सकता है पर यूनिट टाइम, जब उस लेवल पे नेटवर्क पहुंच जाता है, देन वो जो टोटल अमाउंट ऑफ जो पैकेट्स पासिंग वो घट जाता है बिकॉज जो पैकेट्स ऑलरेडी पहले से जा चुके हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो थ्रूपुट इज बेसिकली कितना हम डेटा को पास कर पा रहे हैं। तो अगर पैकेट्स ड्रॉप ही हो रहा है तो वो उस पासिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो in somewhere they are related to each other कि अगर डिले बढ़ रहा है तो मेरा थ्रूपुट भी घटेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनिशियली तो थ्रूपुट बढ़ता है बट एज द डिले इंक्रीजेस, डिले क्यों इंक्रीज कर रहा है बिकॉज वी आर गेटिंग द पैकेट्स ऑन द क्यू में पैकेट्स लगना, पैकेट्स क्यू में क्यों लग रहा है बिकॉज द प्रोसेसिंग टाइम इज लेस देन द डिपार्चर टाइम
and even the departure time is less than the arrival time at the network junctions called the routers. So that is why this congestion, the situation of congestion affects the overall network performance. नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है उसको डिग्रेड कर देता है एंड वी गेट अ लेस स्पीड। इसलिए आप लोग देखते हैं कभी कभी पीक आवर्स में जो आपका नेटवर्क का जो स्पीड है वो काफी घट जाता है। फॉर एग्जांपल जब सारे ऑफिसेस खुलते हैं 10-11 बजे या 12 बजे के आसपास, क्योंकि जो सारे राउटर्स हैं उनके पास चारों तरफ से अलग अलग नेटवर्क से, बैंक से, LIC से, पोस्टल से, हर जगह से नेटवर्क, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह से जितने ऑफिसेस खुले हैं या फिर प्राइवेट या पब्लिक, सब जगह से नेटवर्क में राउटर्स पे लोड पड़ रहा है एंड द राउटर्स आर प्रोसेसिंग बट द डिपार्चर टाइम इज लेस देन द is greater than the arrival time and that is why the queue is creating and the congestion is created, इसीलिए समय भी लगता है। उसी तरह से हम लोग रोड में भी देखते हैं कि वो जो 10-11 बजे का जो समय होता है तो रोड में भी ट्रैफिक जैम होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको वही एक टाइम चाहिए, that is the same time when all the traffic is getting into picture। अगर इन पूरे ट्रैफिक को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसके ऊपर कुछ भी एक कुछ टेक्निक लगा सके, फॉर एग्जांपल अगर सारे लोगों को अगर अलग अलग समय बांट दिया जाए कि हाँ स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेगा, ऑफिस जो है 10 बजे के बाद खुलेंगे, तो शायद जाम नहीं हो। उसी तरह से अगर नेटवर्क टाइम को भी अगर हम बांट सके, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कौन नेटवर्क में कब प्लगिंग करेगा, वी कैनॉट से दैट। So we need to devise something that is called congestion control को हमको improve करना होगा so that network performance boost हो and we can assure the quality of service। So what are the techniques of congestion control? तो दो तरह का बेसिक टेक्निक्स है, पहला है ओपन लूप, दूसरा है क्लोज लूप। So congestion control refers to the techniques and mechanism, कैसे किया जा रहा है, that can either prevent congestion, तो या तो उसको हम प्रिवेंट करें कि हो ही नहीं, वो कंजेशन हो ही नहीं, दूसरा बिफोर इट हैपेंस, और अगर हो गया किसी कारण से हो गया ओवरलोडिंग कारण तो उसको हम हटा सके यूजिंग प्रॉपर मैकेनिज्म। सो इस तरह से हम लोग दो कैटेगरी मिलता है, पहला ओपन लूप जो कि प्रिवेंशन पे काम करता है, कंजेशन हो ही नहीं, और दूसरा क्लोज लूप जो रिमूवल पे काम करता है, कंजेशन अगर हो जाता है तो उसको रिमूव कैसे किया जाए नेटवर्क से, नेटवर्क को ऑप्टिमम पे कैसे लाया जाए। सो डिफरेंट मैकेनिज्म्स वी आर हैविंग, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग इन द ओपन लूप वी आर हैविंग रीट्रांसमिशन पॉलिसी। ये हम लोग देख चुके हैं कि रीट्रांसमिशन पॉलिसी जो है क्यों हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि एक बैलेंस लाया जा सके कि कितना ट्रांसमिट करना है, कितना रीट्रांसमिशन करना है। क्योंकि रीट्रांसमिशन जो है कहीं ना कहीं आई एम आस्किंग फॉर द सेम सेगमेंट अगेन, so it is going to burden the network। तो retransmission किस तरह से implement करेंगे, we can have different measures, up till now we have seen different measures, RTO देख चुके हैं, विंडो कंट्रोल से भी देख चुके हैं, बहुत सारा पॉलिसीज है एक्नॉलेजमेंट के आधार पर देख चुके हैं, टाइमर के हिसाब से देख चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि रीट्रांसमिशन के लिए ज्यादा उसको प्रोवोक ना किया जाए नेटवर्क को। तब अगर उस ये बैलेंस, लेकिन रीट्रांसमिशन रखना भी पड़ेगा बिकॉज वी नीड टू फुल प्रूफ द डेटा ट्रांसमिशन। उसको रिलायबिलिटी में हमको लाना पड़ेगा, रिलायबल करना पड़ेगा। वी कैन नॉट लूज ए पैकेट और वी कैन नॉट लूज ए सेगमेंट। दैट इज व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट द रीट्रांसमिशन पॉलिसी कीपिंग इन माइंड द बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट इट शुड नॉट लीड टू द कंजेशन। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द विंडो पॉलिसी। तो हम लोग क्या करते हैं जब दैट इज व्हेन इट इज ए फ्लो बेस्ड, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, तो हम लोग विंडो रखते हैं। ये हम लोग डेटा लिंक लेयर में भी देखे हैं और TCP में भी देखे हैं। तो विंडो पॉलिसी जो है पर्टिकुलर चंक ऑफ डेटा को ही वो पास होने देता है, बाकी को वो होल्ड में रखता है। इस तरह से भी हम लोग विंडो पे जो अलग अलग हम मेजर्स लगाते हैं, कितना विंडो खुलेगा, रिसीवर विंडो कंट्रोल करेगा, नेटवर्क का जो कंजेशन है वो भी विंडो कंट्रोल कर सकता है। So depending upon the policy that is implemented on the window, we can avoid the congestion, because we have seen that in TCP कि जो हमारा जो रिसीवर का जो बफर है उसका क्यू में कितना जगह है, उसके हिसाब से वो सेंडर को कंट्रोल कर सकता है कि आप इतना ही विंडो रखिए, ओवरवेल्म हमको मत कीजिए, इससे ज्यादा डेटा हम हैंडल नहीं कर सकते। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी कहने के लिए तो एक्नॉलेजमेंट चाहिए भी, और हालांकि वो बहुत ही कम मेमोरी लेता है, बहुत ही कम यूनिट लेता है, इट कंज्यूम वेरी लेस डेटा बट इट डू कंज्यूम डेटा। ये डेटा को तो कंज्यूम करता ही है, 1 बाइट भी अगर करेगा तो वो करेगा। सो वी शुड नॉट
frequently acknowledge for every data, and for that we have implemented, अब तक हम लोग देख चुके हैं cumulative acknowledgement। पहला है कि acknowledgement कम से कम देना पड़े, और अगर मल्टीपल डेटा अगर पहुंच रहा है तो सबका एक एक्नॉलेजमेंट जाए। अगर 4 डेटा आया है, 4 डेटा का हम एक एक्नॉलेजमेंट भेजें, तो चारों का एक्नॉलेजमेंट हम, इसके लिए हम लोग नंबरिंग पॉलिसी रखे हैं कि अलग फ्रेम्स पे और सेगमेंट्स पे भी हम लोग देख चुके हैं। वी हैव यूज्ड सीक्वेंस नंबर technique by which and there is a relation between the sequence number and an acknowledgement number, so that whenever an acknowledgement arrives is being sent to the sender, so it is a cumulative acknowledgement. Next comes the discarding policy. So sometimes ऐसा होता है कि कुछ नेटवर्क कुछ डेटा को हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं और कुछ डेटा को हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑडियो कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर कोई वीडियो कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन में कुछ डेटा को अगर हम चाहें तो उसको हम डिस्कार्ड चाहे तो कर सकते हैं, मतलब उसको अर्जेंटली अगर फॉरवर्ड नहीं भी करे तो चलेगा। इन दैट केस द इंटरमीडिएट जो नोड्स हैं जो कि उस डेटा को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो कुछ पैकेट्स को वो बाद में भी होल्ड में रख के प्रायोरिटाइज करके कुछ पैकेट्स को भेज दिया और कुछ पैकेट्स को वो बाद में रखे, ताकि सारे पैकेट्स को भेज के नेटवर्क को कंजेस्ट ना किया जाए। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्कार्डिंग पॉलिसी। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरी नोड। ये होता भी है जब हम लोग ऑन रियल टाइम में ट्रांसमिशन करते हैं, इट इज मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन में, तो बहुत सारे पैकेट्स वो लैग करके आते हैं, बट जो पैकेट इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर डेटा मैसेज के लिए, वो पैकेट को उसको अर्जेंट बेसिस पे उसको निकाल देना है। नेक्स्ट कम एडमिशन पॉलिसी। ये डिपेंड करता है कि जो नोड्स हैं वो डिपेंडिंग अपॉन देयर कंजेशन स्टेटस। एडमिशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द ए डिसीजन बेस्ड ऑन द कंजेशन स्टेटस। कंजेशन स्टेटस ऑफ द नेटवर्क के आधार पे वो डिसाइड करता है कि अभी नेटवर्क का जो लोड है या फिर कंजेशन है बहुत ज्यादा है, तो अभी कौन सा वर्चुअल सर्किट को या फिर कोई टीसीपी आईपी कनेक्शन अगर कोई क्लाइंट मांग रहा है किसी सर्वर से, तो द राउटर्स, इंटरमीडिएट राउटर्स इन्वॉल्व्ड विल डिसाइड, और इवन द सर्वर विल डिसाइड कि वेदर आई एम ओवरलोडेड और नॉट। वो डिस्कार्ड कर सकता है या फिर उसको एडमिट ही नहीं कर सकता है कि हाँ, नया वर्चुअल सर्किट हम क्रिएट ही नहीं करें। दैट इज कंजेशन स्टेटस पॉलिसी ऑफ द नेटवर्क के आधार पे वो डिसाइड कर सकता है कि हम नया वर्चुअल सर्किट हम एस्टैब्लिश करें या फिर नहीं करें, क्या करें हम। तो अगर हम कंजेशन ज्यादा है तो एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, अगर कंजेशन कम है वी कैन गो फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू वर्चुअल सर्किट। तो दीज आर ऑल द कंजेशन मेजरिंग प्रिवेंटिंग स्टेप्स कि जिससे कंजेशन कम से कम। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कॉल्ड क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल, कि अगर कंजेशन हो चुका है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। So we are having 4 types of, basically one is the back pressure, then is the choke packet, implicit signaling and explicit signaling. Let us see what are they. So first is back pressure. Back pressure में क्या होता है कि ठीक है, एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है जहां पे डेटा पहुंचना है, तो whenever there is a congestion, अगर इस नोड को पता चला this node sense congestion, so this node will send the सोर्स नोड, जो सोर्स नोड है उसके पास एक मैसेज भेजेगा जो अपस्ट्रीम नोड्स है, ये सारे जो उसके हैं वो अपस्ट्रीम नोड्स हैं। अपस्ट्रीम नोड्स के जरिए वो इंफॉर्मेशन सोर्स नोड को भेजेगा कि आई एम कंजेस्टेड और आई एम ओवरलोडेड, प्लीज स्लो डाउन योर ट्रैफिक, आप अपना ट्रैफिक को स्लो डाउन कीजिए। ये कब पॉसिबल है? व्हेन ऑल द नोड्स, when all the upstream nodes are in a virtual
सर्किट, क्योंकि वर्चुअल सर्किट में ही हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा अपस्ट्रीम नोड्स कौन है, बिकॉज एक सर्किट बन जाता है जो सेंडर और रिसीवर तक का एक सर्किट बना होता है, वो पाथ डिफाइंड हो जाता है, निगोशिएटेड बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। वो लोग कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के समय में ये सर्किट एस्टैब्लिश करते हैं, तो कि किस किस नोड से होते हुए आ रहा है, तो उस नोड को वो पर्टिकुलर फ्लो के लिए, उस पर्टिकुलर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस पर्टिकुलर फ्ले के किसी पर्टिकुलर फ्लो के लिए अगर कंडीशन हो रहा है, सो इन दैट केस इट कैन हिट द हायर नोड, द अपस्ट्रीम नोड जहां से डाटा चला है, उसको इन्फॉर्म कर सकता है कि आप अपना फ्लो कंट्रोल कीजिए। और ये जो बैक प्रेशर जो मैसेज है, ये सारे नोड को होते हुए जाएगा, दैट इज इन इंटरमीडिएट किसी एक पर्टिकुलर नोड में अगर हुआ तो अपस्ट्रीम के सारे नोड से होते हुए जाएगा, एंड द सोर्स जब उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये अलग अलग पैकेट होगा जो वो कंजेशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए उसको भेजेगा, एंड इन दिस केस द सोर्स विल, एक समय के बाद सोर्स जो है अपना पैकेट को रिड्यूस करेगा, तो ये धीरे धीरे जो नेटवर्क का जो कंजेशन है वो नीचे आएगा, एंड देन द नेटवर्क विल गो फॉर इट्स ऑप्टिमम, अगेन विल ट्राई फॉर इट्स ऑप्टिमम। दूसरा जो केस है दैट इज कॉल्ड द चोक पैकेट। चोक पैकेट में वही चीज होता है बेसिकली, लेकिन जो पैकेट है वो इंटरमीडिएट नोड से ना होके, इसको तो पता है कि हम किस डेटा सोर्स से हमको आ रहा है, बिकॉज इट इज हैविंग अ वर्चुअल सर्किट, अगेन इट हैपेंस इन अ वर्चुअल सर्किट, तो चोक पैकेट डायरेक्टली उस सोर्स को वो इंफॉर्मेशन भेजता है कि आप जो है अपना फ्लो को कंट्रोल कीजिए, बिकॉज द आई एम गेटिंग कंजेस्टेड, मेरे पास बहुत तरफ तरफ से नेटवर्क से जो डेटा है, फ्लो है, मुझे मिल रहा है, एंड पैकेट ड्रॉप होने का संभावना है। तो ये अगर कंजेशन हो रहा है, पैकेट ड्रॉप्स हो रहा है, सो इट कैन इन्फॉर्म द सोर्स, एंड इन दिस प्रोसेस जो इंटरमीडिएट नोड्स है, ये इनको पता नहीं चलता है कि वेदर दे आर इन ए कंजेशन कंजेस्टेड फ्लो और अनकंजेस्टेड फ्लो, सिंपली वो बाईपास कर देता है, ताकि आगे का जो फ्लोज है, द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट फ्लोज जो है वो कंट्रोल हो सके। both are good, but they are implemented in different scenarios. नेक्स्ट जो है अच्छा, एक चीज छूट गया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कब होता है, व्हेन द नेटवर्क इटसेल्फ, जब वो नेटवर्क खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करे, दैट इज सेंस करे कि कंजेशन हुआ है और हमको अब डेटा नहीं भेजना चाहिए। कैसे वो सेंस करेगा, कि अगर कोई सेंडर के पास उसको एक्नॉलेजमेंट, हम लोग टीसीपी में देखे थे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, कि अगर 3 एक्नॉलेजमेंट मिलना होता है, तो अगर उसको वो एक समय के तक वेट किया और 3 एक्नॉलेजमेंट उसको मिल चुका है, इट हैज गॉट 3 एक्नॉलेजमेंट, दैट वो अंदाज करता है, इट एस्टिमेट्स, the sender estimates that there might have occurred a congestion, कि 3 एक्नॉलेजमेंट आया है, इसका मतलब जो बीच में कहीं पे जो डेटा ट्रैफिक जो है उसमें कहीं ना कहीं बेमेल है। जस्ट ए मिनट।
यस, वी आर बैक। सो क्या देख रहे थे कि अगर 3 एसी के 3 एक्नॉलेजमेंट अगर मिल चुका है तो कहीं ना कहीं उसको अंदाज हो जाता है कि कंजेशन आगे के फॉरवर्ड नेटवर्क में कहीं ना कहीं कंजेशन हुआ है। ऑल्सो कि क्यूमुलेटिव अगर एक्नॉलेजमेंट आता है, दैट इज कि कैसे उसको मेजर करेगा कि अगर तीन एसी के अगर आ रहा है या फिर दूसरे नेटवर्क पे जहां पे एसी केस का हम लोग नहीं चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एसी के आए, इन दैट केस वी व्हेन ए क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट कम्स कि बहुत सारे डेटा हम भेज चुके हैं एंड फॉर ऑल दोज डेटा आई हैव गॉट ओनली वन एक्नॉलेजमेंट, तो इससे भी जो सेंडर है वो अंदाज लगाता है दैट इज समवेयर there might had happened congestion, that is why I am getting a cumulative acknowledgement कि हमें cumulative acknowledgement मिलने का ये भी वो कारण estimate करता है कि congestion हुआ है। so this is one way कि जिसके जरिए वो implement करता है कि congestion हुआ है या नहीं हुआ है। next is the explicit policy। explicit policy क्या है? explicit policy में वो it implements की yes explicit signaling, so in this case it simply implements that the congestion has happened and we should go for a fallback कि हमें पीछे हटना है and we should not further forward the data। so implicit में सिस्टम जो है, जो इंटरमीडिएट नोड्स है, वो एक्नॉलेजमेंट्स के जरिए खुद समझते हैं कि कंजेशन हुआ है या नहीं, और एक्सप्लिसिट में जो आगे के नोड्स हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कि कंजेशन हुआ है। नेक्स्ट कम्स द टीसीपी कंजेशन। इसका एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। तो कंजेशन जो है इन टीसीपी हम लोग देख चुके हैं कि टीसीपी इंप्लीमेंट्स विंडो बेस्ड स्कीम। सो कंजेशन डिपेंड्स अपॉन वन फैक्टर्स। एक फैक्टर जो हम लोग देख चुके हैं कि जो रिसीविंग विंडो, जो सेंडिंग विंडो था, द सेंडिंग विंडो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल था रिसीवर के विंडो से, was controlled by receiver window। तो रिसीवर विंडो सेट करेगा कि जो सेंडर है वो अपना विंडो को किस तरह से एडजस्ट करे। तो सेंडर में वी आर हैविंग 2 मार्कर्स, एक लेफ्ट मार्कर एक राइट मार्कर, उसी को वो स्लाइड करा सकता था लेकिन श्रंक नहीं करा सकता था। तो लेकिन ये तो एक लोकल ज्यूरिडिक्शन हुआ कि रिसीवर अपने बफर के आधार पे ये इसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतना ही बात नहीं है, इसमें और भी बात है कि वी आर हैविंग ए कंजेशन विंडो आल्सो। कंजेशन विंडो, सो जब भी जो इंफॉर्मेशन होता है सेंडिंग को, सो बेस्ड ऑन द मिनिमम ऑफ दैट इज सी wind and R wind, that is C wind and R wind। so depending upon the congestion window and the receiving window, the sending window is controlled। कितना सेंड हो सकता है, तो यही जो विंडो होगा दैट इज द एक्चुअल विंडो, यही उसका एक्चुअल विंडो होगा। सो जो रिसीवर एंड द स्टेट ऑफ द रिसीवर, द बफर ऑफ द रिसीवर एंड द कंजेशन स्टेटस ऑफ द रिसीवर विल वर्क टुगेदर टू स्लो डाउन द सेंडर। सेंडर को अगर का फ्लो को अगर मुझे घटाना है, ये दोनों मिलके जो भी कम से कम वैल्यू है उस वैल्यू को वो फीडबैक देगा इसको, जो सेंडर है, ताकि कंजेशन जो है वो फ्लो को घटाए और कंजेशन जो है फर्दर नहीं हो। अब क्या क्या पॉलिसीज है, व्हाट आर द पॉलिसीज? पॉलिसीज क्या क्या है? तो पहला है पॉलिसी में, तो पहले वो देखता है इट गोज फॉर द स्लो स्टार्ट। नेक्स्ट, अगर स्लो स्टार्ट में कंजेशन आगे अगर होता है तो इट गोज फॉर द कंजेशन अवॉइडेंस, कंजेशन अवॉइडेंस। एंड फाइनली अगर कंजेशन डिटेक्शन हो जाता है
on detection, on congestion detection, अगर पाता है कि कंजेक्शन हुआ है, then it goes for the congestion decrease. When it goes for the congestion decrease. ये तीन मोड में काम करता है बेसिकली, ये तीन एल्गोरिथम पे काम करता है. दैट इज पहले वो बढ़ाता है, फिर वो अवॉइड करता है, पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ने का उसको अवॉइड करता है, और अगर हो गया इन दैट केस इट विल fall back. So how it happens? So एक स्टार्ट जो स्लो स्टार्ट है, द स्लो स्टार्ट, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. दैट इज इनिशियली अगर कंजेशन विंडो जो है दैट इज वो 1 लेके चला है, फॉर एग्जांपल हियर इट हैज टेकन इनिशियल एज कंजेशन विंडो एज 1, तो उसके बाद वो नेक्स्ट में 2 to the power 1, नेक्स्ट 2 to the power 2. तो कंजेशन विंडो जैसे जैसे जो डेटा सेंडिंग है फॉर फर्स्ट राउंड में कंजेशन विंडो जो था, सेकेंड राउंड का स्टार्ट में कंजेशन विंडो फिर से चेंज किया, थर्ड राउंड का स्टार्ट में कंजेशन विंडो फिर से चेंज किया, फोर्थ राउंड में फिर से चेंज किया. सो एज द राउंड्स गोज ऑन, तो इट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग द कंजेशन विंडो. तो जब तक अलाउ कर रहा है, जब तक नेटवर्क अलाउ कर रहा है कि हम सेगमेंट्स और लोड ले सकते हैं, हम एक सेगमेंट ले सकते हैं, हम 2 सेगमेंट ले सकते हैं, हम एक बार में 3 सेगमेंट ले सकते हैं, सो ये विंडो भी वो बढ़ाते चला जाएगा. तो जहां पे वो पहले एक सेगमेंट भेज रहा था, अब वो 2 सेगमेंट भेज रहा है, अब उसके बाद वो फिर 4 सेगमेंट भेजेगा, फिर वो डायरेक्टली 8 सेगमेंट भेज रहा है. सो इस तरह से वो एक्सपोनेंशियली जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स उसको वो बढ़ा रहा है. एक समय ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम, ये कहां से डिसाइड होता है, ये हम लोग जो ऑप्शन फील्ड देखे थे, ऑप्शन फील्ड देखे थे टीसीपी आईपी हेडर में, वहां पे हम देखे थे मैक्सिमम सेगमेंट साइज, दैट इज MSS. ऑप्शन में एक फील्ड था मैक्सिमम सेगमेंट साइज, वहां से तय होता है कि वो पहला कंजेशन का जो पहला सेगमेंट वो भेजेगा दैट इज द मैक्सिमम सेगमेंट साइज, दैट इज 1 वो सेट करके भेजा है. और जैसे जैसे वो बढ़ सकता है वैसे वैसे वो बढ़ाता चला जाएगा. कब तक बढ़ाएगा? देयर इज अ फैक्टर, दैट इज द फैक्टर इज स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड. इसको कहते हैं हम लोग स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड. मतलब स्लो स्टार्ट का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक ये विंडो जा सकता है, हाउ मच विंडो साइज इट कैन गो. हाउ मच विंडो साइज इट कैन गो. यही वो बताता है कि एसएस थ्रेशोल्ड जो फैक्टर है हमारा, ये डिसाइड करता है कि हम कितने साइज तक उसको हम भेज सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द एसएस थ्रेशोल्ड. तो वंस इट रीचेस द एसएस थ्रेशोल्ड वैल्यू, जनरली ये दैट इज 65535 बाइट्स तक होता है. It happens so. Once it reaches the SS threshold value, then उसको लग गया कि that is it has reached its maximum value. So the congestion avoidance algorithm comes into play. Congestion avoidance जो है वो तुरंत start हो जाता है. So once the SS threshold value is reached, congestion avoidance comes into play. कंजेशन अवॉइडेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. व्हाट इज कंजेशन अवॉइडेंस? अब यहाँ से जो एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज कर रहा था, नाउ इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द विंडो. अब वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा. दैट इज पहले वो डबल स्क्वायर्स में एक्सपोनेंशियली वो बढ़ा रहा था, अभी उसी चीज को वो इट विल इंक्रीज एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक की तरफ उसको बढ़ाएगा. It is not. So
arithmetic increase of sender's window। तो जो पहले क्विकली बढ़ रहा था अभी वो स्लो स्लो बढ़ेगा। दैट इज ये कब होता है कि अगर कंजेशन मेरा जो थ्रेशोल्ड मेरा पहुंच चुका है, दैट इज एडिटिव इंक्रीज। जब तक ये कब तक चलेगा? एज लॉन्ग एज द कंजेशन इज डिटेक्टेड, as long as the congestion is detected। once the congestion अगर डिटेक्ट हो गया, ये बढ़ रहा है, तो जब तक ये अलाउ करेगा बढ़ने के लिए तब तक वो बढ़ेगा। लेकिन एक बार अगर कंजेशन डिटेक्ट हो गया, वंस डिटेक्टेड, ये डिटेक्ट कैसे हो सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। वंस डिटेक्टेड तो वो तुरंत फॉल बैक करेगा कि अपना जो विंडो है उसको तुरंत वो 50% कर देगा। सो वंस डिटेक्टेड, वंस कंजेशन डिटेक्टेड, कैसे डिटेक्ट हो सकता है कि अगर सेगमेंट को भेजने का, चूंकि सेंडर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आगे कंजेशन हुआ है कि नहीं, वो बिना कोई बताए वो समझ जाए। तो या तो जो ऑपोजिट साइड से जो कम्युनिकेशन आ रहा है, क्या क्या कम्युनिकेशन आ रहा है? एक ट्रिपल एसी के, टीसीपी में हम लोग जानते हैं कि 3 एसी के जो है फास्ट ट्रांसमिशन में आता है, या फिर जो सेंडर का जो रीट्रांसमिशन टाइम आउट जो है, अगर वो एक्सपायर कर जाता है, आरटीओ एक्सपायर अगर कर जाता है, यही दो केस सेंडर के पास है कि उस तरफ से अगर 3 एक्नॉलेजमेंट लगातार आ गया, या फिर उसका जो टाइमर है वो अगर मतलब एक्सपायर कर गया, इन दैट केस वो अंदाज कर लेता है कंजेशन हैज ऑकर्ड। इसीलिए हम मेरा आरटीओ अभी तक एसी के नहीं मिला है, या फिर तीनों एसी के मिला है एक साथ। इन दैट केस वो समझ जाता है कंजेशन हैज हैपेंड, डिटेक्शन इज डन, एंड इट विल गो फॉर द डिफरेंट, दैट इज वो डिक्रीज मोड में चला जाएगा। इट विल गो फॉर डिक्रीज मोड या एल्गोरिथम। दैट इज कंजेशन को डिक्रीज कैसे किया जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है? मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज, डिक्रीज वो करता है। दैट इज वो इनिशियली पूरा जो टोटल जो थ्रेशोल्ड है, दैट इज कंजेशन जो विंडो है, वो सबको वो घटाता है। कैसे घटाता है? कि दो तरह से वो घटाता है कि अगर आरटीओ है, yes, if it is RTO, अगर रीट्रांसमिशन टाइम आउट से अगर उससे पता चला है, इसका मतलब ये उसको स्ट्रिक्टली लेता है, इट टेक्स दैट कंडीशन एज स्ट्रिक्टली। सो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिहेवियर है। इसके आधार पे वो 3 स्टेप लेता है। पहला क्या लेता है? वो एसएस थ्रेशोल्ड को, वो जितना उसका जो स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड था, तो एसएस थ्रेशोल्ड ये जो पैरामीटर है वो उसको सिंपली हाफ कर देता है। दैट इज जो एसएस थ्रेशोल्ड पहले था, दैट इज इट वाज 16, उसको सिंपली वो हाफ पे ले आता है। जितना उसका थ्रेशोल्ड था उसको 50% पे ले आता है। नेक्स्ट वो कंजेशन विंडो, दैट इज कंजेशन विंडो, उसको भी वो 1 सेगमेंट साइज पे ले आता है। दैट इज इनिशियल जो कंजेशन विंडो था उस पे ले आता है। तीसरा जो पहला सेगमेंट, दैट इज मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो पहले डिसाइड हुआ था, उस सेगमेंट पे ले आता है। तीसरा कि ये जो है फिर से स्लो स्टार्ट्स द स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम। स्लो स्टार्ट मोड में जो एल्गोरिथम जो इनिशियली जो काम किया था ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो टाइम था, इस समय में जो स्लो स्टार्ट मोड काम किया था, ये जो फेज है, इसको वो फिर से स्टार्ट करता है। दिस इज द स्लो स्टार्ट फेज, दिस फेज, ये फेज स्लो स्टार्ट है। तो इनिशियल दिस इज द पॉइंट वेयर द थ्रेशोल्ड हैज ऑकर्ड, दिस इज द पॉइंट वेयर द additive increase has happened, that is AI, and at this point the congestion has happened। जैसे ही कंडीशन डिटेक्शन यहाँ पे होता है, it will reduce it to the 50%। थ्रेशोल्ड का वैल्यू 50% पे ले आता है, कंजेशन विंडो को हाफ सेगमेंट पे 1 सेगमेंट पे कर देता है,
and also it will start the slow start algorithm. अगर यही कंडीशन अगर दूसरे तरह से हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 ACK रिसीव्ड, अगर 3 एक्नॉलेजमेंट मिला है लगातार, तो इसको वो एक वीक बिहेवियर मानता है। हो सकता है 3 एक्नॉलेजमेंट नेटवर्क डिले के कारण भी हो सकता है प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, हो सकता है नेटवर्क में जो जो जाने वाला जो पैकेट्स है उसको प्रोसेस करने में उसको टाइम लगा होगा। सो वीक बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क, इसको वो वीक बिहेवियर की तरह लेता है, और इन दिस केस इट चेंजेस द एल्गोरिथम। ये जो पूरा जो प्रोसेस है उसको वो एक अलग तरह से ट्रीट करता है। पहला वो क्या करता है, एसएस थ्रेशोल्ड को, इस केस में भी वो इट हाफ्स द एसएस थ्रेशोल्ड। ये एसएस थ्रेशोल्ड को इस केस में भी वो हाफ करेगा। साथ में कंजेशन जो विंडो है उसको भी 1 सेगमेंट पे लेके आएगा, बट उसका जो स्लो स्टार्ट है, जो स्टार्ट एल्गोरिथम है, उसको वो एडिटिव पे लेके आएगा, दैट इज कंजेशन अवॉइडेंस। जो पहले कंजेशन स्लो स्टार्ट पे लेके आ रहा था, एल्गोरिथम स्टेप्स बैक टू कंजेशन अवॉइडेंस में वो स्टेप बैक करेगा। जबकि अगर आरटीओ से अगर उसको पता चलता है कंजेशन हुआ है, देन इट विल स्टेप बैक टू स्लो स्टार्ट। जबकि अगर 3 AC केसेस को कंजेशन पता चलता है, इट विल स्टेप बैक टू कंजेशन अवॉइडेंस मोड। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस? सो क्वालिटी ऑफ सर्विस इज बेसिकली कि हमें कैसे क्वालिटी मिले, जो हमारा जो ट्रांसमिशन है वो ऑप्टिमली कैसे बिहेव करे। तो अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग डिमांड होता है। फॉर एग्जांपल ए पर्टिकुलर नेटवर्क मे बी कैरिंग ए सेंसिटिव डेटा, एंड इन अनदर नेटवर्क इट मे बी फ्लडेड विथ उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो है वो इनसेंसिटिव डेटा का हो सकता है। So it basically depends upon the nature of the flow of the data। वो फ्लो किस तरह का क्वालिटी खोज रहा है। अगर वो जो डेटा ट्रैफिक है, अगर वो सेंसिटिव डेटा है, देन वी हैव टू मेजर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो ये कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं है कि एक क्वालिटी ऑफ सर्विस है, इसको सारे नेटवर्क में हम लगा दें, तो कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। हाँ, ये डेफिनेशन कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। दोज पैरामीटर्स वी विल डिस्कस, एंड those parameters are applied in different types of data। तो बेसिकली अगर इन जनरल इसको कहा जाए, it is the service that is seeked by the flow जो मांग करता है, जिस तरह का क्वालिटी सर्विस का मांग करते हैं, नेटवर्क से जिस तरह का मांग करता है, वैसा सर्विस ही क्वालिटी ऑफ सर्विस उस नेटवर्क के लिए कहा जा सकता है। अलग अलग नेटवर्क का अलग अलग डिमांड हो सकता है। तो डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ रनिंग ऑन डिफरेंट नेटवर्क may have different needs। सो एक फ्लो किस तरह का नीड को प्लेस करेगा, दैट इज इट्स क्वालिटी ऑफ सर्विस। लेकिन बेसिकली वो कुछ पैरामीटर्स पे डिफाइन होते हैं। फर्स्ट इज द रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी कहने के लिए तो ये सिंपल टर्म है, लेकिन ये अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग मीन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या कहते हैं, ऑडियो या वीडियो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो वहां पे हमको जो डेटा है, एक जो फिगर आ रहा है या फिर जो ऑडियो आ रहा है, उसपे हमको बहुत ज्यादा रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं चाहिए कि पहुंचना ही चाहिए या फिर थोड़ा नहीं पहुंचा। कोई अगर पिक्सल डेटा नहीं पहुंच रहा है, किसी फिगर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, फिगर का कोई एक पार्ट अगर थोड़ा हेजी आ गया, सो इट विल नॉट मैटर सो मच। बट इन केस ऑफ मेल, अगर हम मेल कर रहे हैं या फिर कोई फाइल हम ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो वहां पे पूरा का पूरा फाइल हमको मिलना चाहिए। कोई एक पार्ट ऑफ द फाइल अगर मिसिंग है, वो फाइल हम ओपन ही नहीं कर पाएंगे। सो रिलायबिलिटी हैज डिफरेंट कंटेक्स्ट इन डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट मीडिया। सो एक ही इसका अर्थ है कि जो डेटा है वो मेरा फुल प्रूफ होना चाहिए, फुल प्रूफ दैट इज इंटैक्ट। तो अगर डेटा को मुझे फुल प्रूफ करना है, इसका मतलब डेटा में कोई गलती नहीं होना चाहिए।
तो अगर फुल प्रूफ करना है इसका मतलब हमें रीट्रांसमिशन के लिए जाना पड़ सकता है। तो हम रीट्रांसमिशन में जाएंगे, क्यों ना हम रिलायबिलिटी को हम बढ़ाएं। सो जैसे ऑडियो वीडियो हम एग्जांपल दिए, इन दैट केस इट डोंट नीड फॉर रीट्रांसमिशन। एंड इन केस ऑफ ईमेल, अगर हमको रीट्रांसमिशन करना पड़े देन इट इज लेस रिलायबल। सो अगर हम ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, वहां पे अगर वो रिलायबल नहीं है देन इट इज नॉट गुड। तो वहां पे क्वालिटी ऑफ सर्विस डेफिनेटली रिलायबिलिटी बनेगा। लेकिन कोई एक रियल टाइम हम बफरिंग कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वहां रिलायबिलिटी थोड़ा देर के लिए अगर डिले भी हो जाता है देन डेटा अगर नहीं पहुंचता या कोई अगर पार्ट ऑफ द डेटा ऑडियो या वीडियो अगर थोड़ा सा क्रश हो जाता है देन इट विल नॉट मैटर सो मच। सो रिलायबिलिटी इज अ फैक्टर। नेक्स्ट इज द डिले। अगेन अगर हम डिले मतलब कि टाइमली पहुंचना चाहिए। व्हाट इज डिले? डिले इज बेसिकली द टाइमली अराइवल, इट एड्रेस टू द टाइमली अराइवल ऑफ द डेटा। सेंडर भेजा है, रिसीवर के पास अगर देर से पहुंच रहा है देन वी से दैट इट इज डिले। डिले नेटवर्क में बहुत सारे कारण से हो सकता है, प्रोपेगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट कैन प्ले फॉर द ओवरऑल डिले। लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, तो अगर 2 मिनट बाद पहुंचता है वो मेल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऑडियो बोल रहे हैं और वो अगर रुक रुक के पहुंच रहा है, फॉर एग्जांपल पहले जैसे हम लोग बात करते थे, तो इन दैट केस द ऑडियो वाज नॉट क्लियर जस्ट बिकॉज द नेटवर्क वाज नॉट परफॉर्मिंग गुड, नेटवर्क का सर्विस अच्छा नहीं था, देन आई हैड टू शिफ्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। So in that case the quality of service was measured in terms of delay. So it depends upon कि हम किस तरह का सर्विस यूज कर रहे हैं, उस सर्विस के आधार पे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस उस पर डिफाइन करेंगे। ऐसे क्वालिटी ऑफ सर्विस का अपना कोई डेफिनेशन नहीं है। ये जिस तरह का डेटा ट्रैफिक होगा, वो जिस तरह का फ्लो डिमांड करेगा, वही उस डेटा ट्रैफिक के फ्लो का क्वालिटी ऑफ सर्विस कहलाएगा। उसके बाद है जिटर। जिटर इज द अनइवन डिले, कि अभी 2 सेकंड का डिले हो रहा है, डेटा पहुंच रहा है, अगले 3 या 5 सेकंड बाद वो फिर 10 सेकंड का डिले पर डेटा पहुंच रहा है। तो अगर डिले भी अगर अनइवन हो देन इट विल लीड टू ए फ्लक्चुएटिंग डेटा ट्रैफिक। तो सेंडर रिसीवर के पास जो डेटा पहुंच रहा है वो एक फ्लक्चुएटिंग मोड में उसको मिलेगा। सो इट इज नॉट डिजायरेबल दैट ए डेटा विल जिसका डिले का भी कोई अता पता नहीं हो, जिसका डिले भी अनइवन वे में पहुंच रहा हो। नेक्स्ट इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ सो हम लोग ये आवर पर्पस इज कि जो डेटा ट्रैफिक ज्यादा बैंडविड्थ देता है उसमें उस तरह का क्वालिटी ऑफ सर्विस लगाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो उसको हम उस तरह का कनेक्टिविटी दे ताकि उसको बैंडविड्थ मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। फॉर एग्जांपल अगर हम जूम मीटिंग कर रहे हैं या फिर हम एक वीडियो अगर हम स्ट्रीम कर रहे हैं, तो वो सर्वर से मेरा जो कनेक्टिविटी, मेरा होस्ट का भी जिस सर्वर से मुझे कनेक्टिविटी मिलना चाहिए, तो वो एक ऐसा पाथ, वर्चुअल पाथ बनाए जहां पे हमको बैंडविड्थ जो है वो ऑप्टिमम मिले, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्ट्रीमिंग द वीडियो। लेकिन अगर मुझे कोई एक छोटा सा मैसेज भेजना है या फिर कोई एक मेल करना है या फिर एक छोटा सा फाइल डाउनलोड करना है, तो मुझे उतना बैंडविड्थ नहीं चाहिए। इट कैन गिव मी ए डिफरेंट पाथ आल्सो। तो दिस आल्सो कैन प्ले एज अ फैक्टर इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब है कि इस क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाट आर द टेक्निक्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस? पहला है शेड्यूलिंग। These are the techniques। पहला है शेड्यूलिंग, जिसमें 3 तरह का शेड्यूलिंग we need to understand। पहला है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है तो वो किसी नोड में आ रहा है, तो वो नोड के पास अपना एक क्यू है। अब उस क्यू में जब डेटा आ रहा है तो या तो उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। Whether the data is accepted and put in the queue and or else it will be discarded।
सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क लोड कि कितना कितना वो ले सकता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आया उसको वो क्यू में डालेगा, जो बाद में आया उसको वो बाद में डालेगा। ऐसा हो सकता है कि क्यू भरा हुआ हो और जो डेटा पहुंचा है, द डेटा हैज रीच्ड, it has seen that the queue is already full. In that case, the node will automatically discard the data. लेकिन जो पहले आया है, हालांकि बाद में जो आया है वो हो सकता है प्रायोरिटाइज डेटा हो, वो इंपॉर्टेंट डेटा हो, लेकिन क्योंकि अगर फीफो शेड्यूलिंग में अगर वो नोड है, इट विल प्रायोरिटाइज द फर्स्ट डेटा दैट हैज अराइव्ड टू दैट नोड। उस नोड में जो पहला डेटा पहुंचा है तो वो पहले उसी को प्रोसेस करेगा, बजाते ये कि बाद में जो डेटा आया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन वे ऑफ शेड्यूलिंग। Next is the priority queuing. Priority queuing. So what is this? इसमें यह है कि अलग अलग डेटा फ्लोज को अगर हम प्रायोरिटी दे सके, दैट इज डेटा फ्लोज कैन बी प्रायोरिटाइज। अलग अलग डेटा फ्लोज को हम प्रायोरिटी दे सके कि अलग अलग डेटा फ्लो के लिए एक के लिए हाई प्रायोरिटी क्यू बनाए और एक के लिए हम लो प्रायोरिटी क्यू बनाए। हमको पता है कि किसी एक पर्टिकुलर नोड में डिफरेंट फ्लोज से डेटा आ रहा है, अलग अलग सेंडर की तरफ से डेटा आ रहा है, और उसमें भी अलग अलग ट्रैफिक का भी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, हर डेटा का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो हम दो क्यू बना सकते हैं और प्रोसेसर को स्विच करवाएंगे कि कभी वो इस फ्लो में जाए, कभी वो इस फ्लो से डेटा को टैप करे। तो स्विच टर्न्स टू द अदर क्यू व्हेन द करंट वन इज एम्प्टी। तो जब हाई प्रायोरिटी क्यू जब मेरा खत्म हो जाए तभी हम लो प्रायोरिटी क्यू में जाए और वहां से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करें। तो इस तरह से भी हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं ताकि जो डेटा ट्रैफिक है, जो मोस्ट सेंसिटिव ट्रैफिक है, वो पहले निकल जाए और जो लेस सेंसिटिव ट्रैफिक है उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि कंजेशन है उसको भी हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वेटेड फेयर क्यूइंग। वेटेड फेयर क्यूइंग, इसमें हर क्यू का अपना एक वेट दिया जाता है। एवरी क्यू इज गिवन डिफरेंट क्यूज को हम एक वेट्स देते हैं और हर फ्लो को एक क्लास बनाते हैं। अलग अलग सोर्स से अगर फ्लो आ रहा है तो हर फ्लो को अपना एक क्लास बनाएं और हर क्लास का अपना एक वेट है, ठीक है। सो एक क्लासिफायर इन्वॉल्व है इन बिटवीन, जो अलग अलग फ्लो को क्लासिफाई करते हैं कौन से फ्लो का प्रायोरिटी कौन सा है। तो प्रायोरिटी जो फैक्टर है उसको वो वेट से असाइन करता है, किसका वेट ज्यादा है। तो जब जिसका वेट ज्यादा है और उसके बाद जो प्रोसेसर है जहां पे वो आउटसोर्स होगा वो डेटा, वहां पे एक शेड्यूलिंग स्कीम है, दैट शेड्यूलिंग इज कॉल्ड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मतलब वो टर्म बाय टर्म वो इट रिवॉल्व्स इटसेल्फ और वो स्विच करता है टू डिफरेंट फ्लोज। पहले इस फ्लो को स्विच करेगा, फिर इस फ्लो को स्विच करेगा, फिर इस फ्लो को स्विच करेगा, लेकिन जिस फ्लो का वेट ज्यादा होगा उस फ्लो से वो ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को गैदर करेगा। बस यही डिफरेंस है। यहाँ पे कोई फ्लो में कितना ट्रैफिक गैदर करेगा ये बात नहीं है, सिंपली पहले पूरा हाई प्रायोरिटी फ्लो को खाली करेगा, फिर लो प्रायोरिटी में जाएगा, बशर्ते कि वो भरता चला जाए। यहाँ पे वो स्विच करता चलेगा ताकि सबको मिलता रहे, दैट इज कॉल्ड फेयर, वेटेड फेयर। सबको वजन के हिसाब से अपना वेट, अपना मौका मिलता रहे, लेकिन जिसका वेट सबसे ज्यादा है, जिस क्यू में हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक से ज्यादा सेगमेंट्स वो निकालेगा, ज्यादा डेटा को प्रोसेस करेगा। जिसमें लो प्रायोरिटी डेटा है उसमें वो कम सेगमेंट को प्रोसेस करेगा। दिस इज व्हाट वेटेड फेयर क्यूइंग शेड्यूलिंग। Next is traffic shaping. Is all come under the quality of service में अलग अलग एल्गोरिथम जो हम लोग बढ़ाने के लिए अलग अलग एल्गोरिथम को हम इस्तेमाल करते हैं, that is the quality of service. तो पहला है लीकी बकेट एल्गोरिथम। व्हाट इज लीकी बकेट एल्गोरिथम? कि अगर नेटवर्क का जो ट्रैफिक है, इफ इट इज बर्स्टी,
when it is applied when network traffic is bursty in nature, मतलब अनप्रेडिक्टेबल। अगर नेटवर्क ट्रैफिक मेरा अनप्रेडिक्टेबल है, हमको पता नहीं है नेटवर्क कब आएगा, अभी आया 2 सेकंड के लिए आया 12 एमबीपीएस का, फिर अगले 3 सेकंड के लिए 2 एमबीपीएस का अगर डाटा आ रहा है, तो पहले मेरा 24 मेगाबिट्स का डेटा आ रहा है, फिर आ रहा है मेरा 2 into 3 that is 6 मेगाबिट्स, तो ओवरऑल 30 मेगाबिट्स का डेटा जो है 30 मेगाबिट्स का डेटा इनफ्लो हो रहा है। अब 30 मेगाबिट्स का जो इनफ्लो है उसको अगर मुझे स्मूथ करना है ओवर ए डेटा नेटवर्क, मुझे स्मूथ करना, ये क्यों करते हैं, कंजेशन ताकि नहीं हो, एक यूनिफॉर्मिटी हम फ्लो में ला सके ताकि कंजेशन नहीं हो। तो बर्स्ट ट्रैफिक लीड्स टू कंजेशन, अभी कम है फिर तुरंत ज्यादा हो गया, तो नेटवर्क इतना फ्रीक्वेंटली डायनामिकली चेंज नहीं कर सकता है। It takes time because it is distributed over a geographical area. For that we need to implement an algorithm. तो ये लीकी बकेट क्या करता है, इस फ्लो को वो स्टेबलाइज करता है। लीकी बकेट stabilizes bursty flow। तो वो उसको क्या करता है, एक यूनिफॉर्म उसको वो एक फ्लो देता है ताकि कंजेशन जो है वो घटे। तो जो हम 12 एमबीपीएस का जो हम 2 सेकंड के लिए दिए, फिर 2 एमबीपीएस का हम 3 सेकंड के लिए दिए, तो टोटल हम 24 और 6 दैट इज 30 एमबीपीएस को दे रहे हैं। उसी 30 एमबीपीएस को हम 3 एमबीपीएस 10 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो हमको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द लीकी बकेट एल्गोरिथम। और इससे मेरा क्या हो जाएगा, इट एलिविएट्स कंजेशन। अगर ये एल्गोरिथम सब राउटर्स पे लगा हुआ है तो दे विल वर्क इन दैट फैशन सो दैट द कंजेशन नेवर हैपेंस। लेकिन इसमें यह है कि अगर ज्यादा पैकेट आ जाता है इन द bucket is basically the software module that is being given to the intermediate nodes or the servers। अगर ज्यादा वो जो बफर है उसमें अगर ज्यादा पैकेट्स आ जाता है, देन एक ऑल्सो जितना उस बकेट का जो साइज है, जितना उसका टॉप एंड बॉटम है, उससे ज्यादा अगर वो आ जाता है, देन ऑल्सो द पैकेट विल ड्रॉप। सो लीकी बकेट एल्गोरिथम इज गुड फॉर बर्स्टी फ्लो, बट अगेन इसका सबसे नेगेटिव क्या बात है, ये अलग अलग फ्लो को कैटेगराइज नहीं कर पाता है, दैट इज हर फ्लो उसके लिए बराबर है। तो जिस फॉर एग्जांपल कोई फ्लो को अगर कम स्पीड लग रहा है, मतलब कम चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, कम स्पीड चाहिए, सो इट कैन मेक इट वेट। और जिस फ्लो को ज्यादा अर्जेंट फ्लो है उसको अगर ज्यादा चाहिए, मतलब फ्लो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, वो सिंपली सारे फ्लोज को वो कलेक्ट करता है और उसको एक यूनिफॉर्म फ्लो में कन्वर्ट कर देता है। अब इस फ्लो में जो भी पैकेट आया है उस पर कुछ पैकेट हो सकता है अर्जेंट हो, कुछ पैकेट हो सकता है वो अनअर्जेंट हो, नॉन अर्जेंट हो। तो वो उसको वो कैटेगराइज नहीं कर सकता है कि हम किस पैकेट को किस तरह से या फिर किस डेटा को हम किस तरह से हैंडल करें। इसी चीज को ठीक करने के लिए we have something else that is called the token bucket, that is token bucket algorithm। तो ये हर इसका जो मेन जो थ्रस्ट है, it gives the host to prioritize itself with accumulating tokens। तो जो भी पैकेट्स आ रहा है तो हर फ्लो के साथ वो एक टोकन को, एक वेट सिस्टम को एसोसिएट करता है, that is every host can prioritize itself with accumulating tokens। Tokens acts as credit, acts as, so कौन सा होस्ट
जो डेटा को पा रहा है वो आगे उसको फॉरवर्ड करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। ये डिपेंड करता है कि उसके पास टोकन कितना है। जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन है तो उसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। सो होस्ट विथ मल्टीपल टोकन्स वो एंजॉय करता है कि आई कैन go for a bursty flow or I can go for a constant flow. So hosts with multiple tokens or credits can enjoy a bursty flow or a continuous flow. तो ये होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बर्स्टी फ्लो में भेजे, ये आजादी उसके पास रहता है। लेकिन जिसके पास जितना तरह का डेटा आ रहा है, बेस्ड ऑन द डेटा इट विल काउंट फॉर द टोकन। फॉर एग्जांपल 1000 बाइट्स का डेटा आ रहा है, अगर एक 100 बाइट्स के लिए वो एक टोकन मान रहा है तो 1000 बाइट्स के लिए वो 10 टोकन को मानेगा। इसका मतलब किसी एक नोड के पास में, राउटर के पास या फिर किसी एक इंटरमीडिएट नोड के पास 10 टोकन है। उसी तरह से कोई दूसरे राउटर के पास हो सकता है 5 टोकन हो। जिसके पास जितना नंबर ऑफ टोकन है मतलब उसके पास वो उतना नंबर ऑफ क्रेडिट है। तो अगर वो चाहे तो उस पूरे टोकन्स को एक बार में भेज दे, दैट इज कॉल्ड द बर्स्टी फ्लो, वो उसका बर्स्टी फ्लो होगा। या फिर वो धीरे धीरे भेजे, एक लंबे समय में 10 सेकंड में 5 सेकंड भेजे, या फिर 1-2 सेकंड के अंदर में पूरा एक बर्स्ट भेज दे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमीडिएट नोड हु हैज कंपीटेड, जो कि सिलेक्ट हुआ है कि हम फ्लो में अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एल्गोरिथम्स और मेजर्स थ्रू व्हिच वी कैन इंप्लीमेंट the thing that is called congestion control and quality of service and QoS. If you have any questions regarding today's topic, you can ask.